एलर्जी चैप्टर जो है ये आपका लिखा गया है डॉक्टर राणा एसपी सिंह। ठीक है, राणा एसपी सिंह कौन है? इसके राइटर हैं। किसके? ये जो हमारा चैप्टर है एलर्जी इसके। ठीक है, एलर्जी वाले में जो बुक सबके पास है वो बुक को जरा देखिए। राणा एसपी सिंह का जन्म जो है 23 जनवरी 1976 को आपको माचागढ़ लाचीराम हथुआ विलेज जो है वहाँ पे हुआ था और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में इसका हुआ था। और वो क्या थे? एक फिजिशियन थे। फिजिशियन बोलते हैं जो इलाज करते हैं सामान्य रोगों का। फिजिशियन बोलते हैं, जैसे घाव घोष हो गया या छोटा मोटा जितना भी होता है एलर्जी फिलर्जी का, उसको फिजिशियन में आता है। ठीक है, फिजिशियन डिपार्टमेंट में थे और उनका सबसे ज़्यादा जो स्पेशलिस्ट था वो था एलर्जी डिपार्टमेंट में। एलर्जी कहते किसको हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। एक मेरे मित्र थे हॉस्टल में, हमारे बगल में ही उनका बेड लगा हुआ था। वो विवेक भारती नाम था उसका। वो क्या करता था, उस बगल में सब लोग बक्सा, बड़ा सा ट्रंक जैसा बक्सा छोटा, उसमें कपड़ा वपड़ा रख के बक्सा के अंदर बेड के नीचे उसको रखा जाता था। हॉस्टल में सभी बच्चे रखते थे, तो हम लोग भी रखते थे। उसका भी बक्सा था, हमारा भी बक्सा था। उसके बगल में एक और यादव जी कोई थे, वो भी उनका भी था। तो वो क्या करता था कि बक्सा निकाला, बक्सा को जो है ऐसे से निकालता तो घर घर नहीं आवाज़ होता है धूल पे, तो 2 बार 3 बार घर घर करता, उसका मन जो है सो अजीब ढंग से होने लगता था। वो बोलता था बंद करो बक्सा को, मतलब घर घर मत करो। उसको उसी से एलर्जी था। आए दिन देखते हैं कि कुछ लोग जो है से कभी झाड़ू लगाए घर में या थोड़ा सा धूल गर्दा पड़ गया, उसी से उनको सर्दी खांसी सब हो जाता है। तो कई लोग जो है सो दुपट्टा से मुंह ढक लिए या गमछा से नाक ढक लेते हैं डाकू की तरह, कि मतलब धूल अंदर ना जाए, एलर्जी ना हो। कहीं को बादाम खाने से एलर्जी होता है, मूंगफली बादाम जो बोलते हैं, चिनिया बादाम, उसको खाया और वो जो है मुंह तो सब फूल उल जाता है, हाथ उठ सब, उसको बादाम से भी एलर्जी होता है। फिर इसके बाद जो है कहीं को केला खाने से एलर्जी होता है, जैसे कि एस्नोफिलिया वाला जो है, एस्नोफिलिया में टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाए तो उनको केला मना रहता है। केला खाएंगे तो फिर उससे एलर्जी हो जाएगा, मुंह तो फूल जाएगा, कफ तब भर जाएगा। इसी तरह से अन्य लोग, सभी लोगों का कुछ ना कुछ शरीर में कोई एक चीज़ ऐसा उससे एलर्जी होता है। तो उस एलर्जी के बारे में जो है ये चैप्टर हमारा जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये डॉक्टर राणा एसपी सिंह जो थे, उन्होंने बहुत सारा जो है हेल्थ केयर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कैसे स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, इसके बारे में बहुत सारा आर्टिकल वो लिख चुके हैं। आर्टिकल किसको कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं पेपर जो देखिएगा, हिंदुस्तान हो या अंग्रेजी हिंदी कुछ भी हो, उसके बीच वाले पृष्ठ में जो है कहानी जैसा लिखा रहता है, संपादकीय उसको कहते हैं। उसी में आर्टिकल भी छपता है। ठीक है बच्चों। और मेडिकल जर्नल पे, मेडिकल जर्नल जो है दवाई जर्नल बोलते हैं, पुस्तक जो छोटी मोटी उसको जर्नल बोलते हैं। मेडिकल जर्नल में उन्होंने बहुत सारा अपना लेख दिया है, लेख छपा है। लेख किसका छापा जाता है? जो विद्वान होते हैं या उस किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, तभी उसी आदमी का लेख उसमें छपता है। ऐरा गैरा कोई भी आदमी लेख नहीं छाप सकता, या उसको पेपर वाले नहीं कहते हैं छापने के लिए। और थर्ड सन ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर राम ध्यान सिंह जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, यानी इनके पिताजी का नाम था रामधन सिंह, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे। और पुलिस इंस्पेक्टर के तीसरे बेटे थे। तीसरे बेटे कौन थे? डॉक्टर राणा एसपी सिंह, जिन्होंने ये जो पढ़ रहे हैं स्टोरी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, जो अपने पिताजी के तीसरे संतान थे। और उनके पिताजी क्या थे? पुलिस इंस्पेक्टर थे। एमबीबीएस, और उनका डिग्री क्या सब है? एमबीबीएस किए हुए थे, जो डॉक्टर के लिए जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना जरूरी है। अभी जैसे 10th में, इंटर में साइंस ले लीजिएगा, बायोलॉजी, अब बायोलॉजी के बाद फिर ऐसे ग्रेजुएशन वगैरह होता है। फिर उसके बाद एम्स वगैरह का जो परीक्षा वगैरह हो गया, वो मेडिकल वाला निकलता है। वो निकल के एक तो सरकारी वाला में चले जाइए या फिर प्राइवेट वाले में चले जाइए, डोनेशन पैसा दे करके। लेकिन एमबीबीएस का डिग्री चाहिए आपको डॉक्टर बनने के लिए। तो एमबीबीएस किए थे, एमडी किए थे पीएमसीएच का पटना से, और डीए आरसीजीपी लंदन से भी किए थे। और अलग अलग जो सेमिनार होता है उसमें वो भाग लिए थे। सेमिनार किसको कहते हैं? सेमिनार बोलते हैं बहुत बड़ा जो सभा होता है,
उसमें कई लोग जो है सो भाग लेते हैं, उसको सेमिनार कहते हैं। सेमिनार में जो है कई लोग इकट्ठा होते हैं, बड़ा सा हॉल होता है, कई लोग बैठे रहते हैं, उसमें ज्ञानी विज्ञानी जो होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, किसी खास चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, बाकी लोग उसको ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि गांव घर की तरह या सरकारी स्कूल की तरह कि आज खाना आधार कार्ड जमा हो रहा तो सब गार्जियन इकट्ठा हो गए, और कोई ज्ञान की बात हो रही है तो सब गायब है, वहाँ पे कोई नहीं नजर आ रहा है, अपना प्रवचन दिए जा रहे हैं, साधु महाराज, पंडाल पूरा खाली पड़ा है। वो नहीं, सेमिनार जो होता है उसमें ज्ञान का बढ़ोतरी होता है, इसलिए सेमिनार में भी ये अटेंड किए हुए थे। इसके अलावा जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, उसमें भी ये संबंधित थे। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, वहाँ से ये संबंधित है। और प्रेजेंट आर्टिकल जो है इनका, जो इस टॉपिक आया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब पहला इसमें कह रहा है, हैव यू नोटिस दैट सर्टेन फूड आइटम और द चेंज ऑफ वेदर अफेक्ट यू एडवर्सली, व्हाट हैपन टू यू व्हेन यू टेक सच फूड आइटम्स और फाइंड योरसेल्फ इन सच ए वेदर। अब पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम जो है खाया है और खाने के बाद आपको लगा होगा कि हमारा जो है पूरा शरीर में कुछ बदलाव आ रहा है, और फूड आइटम को खाने के बाद जो है कुछ आपको चेंजिंग शरीर में, या कुछ आपको खुजली जैसा, या फिर ऐसा कुछ फूलना चकत्ते जैसा, ऐसा कुछ कभी फूड आइटम खाने से हुआ है किसी को अपने लाइफ में? या धूल गर्दा कर रहे थे तो खांसी जैसा हो गया है, ऐसा हुआ है कभी किसी को? अभी वैसे आप लोग को नहीं एहसास होगा, क्योंकि ये अक्सर जो है 30+ के बाद ही ज़्यादातर नज़र आता है। कुछ मामलों में 55 में भी नज़र आता है, लेकिन कुछ मामलों में ज़्यादातर है 30+ में इसको आपको नज़र आता है। तो जब किसी फूड आइटम से जो है आपको एलर्जी हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये नोटबुक वहाँ है, ले जाइए, जा पूरा डब्बा मत ले जाइए, एक ठोट ले जाइए, दो ठोट रहने दीजिए। अब देखिए एलर्जी का पहला जो लाइन है, वन मॉर्निंग प्रेम शंकर वोक अप विथ एन इचिंग सेंसेशन ऑफ पेन ऑल ओवर हिज बॉडी। अब यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है कि एक सुबह जो है प्रेम शंकर नाम के आदमी हैं, उठते हैं और देखते हैं कि उनका पूरा जो है शरीर में जो है खुजली जो है हो रहा है। इचिंग, ITCHING, इचिंग का लिखिए खुजली होना, ITCHING, इचिंग, इचिंग मतलब होता है खुजली होना, ठीक है। खुजली जो है बहुत बड़ा बीमारी है। तो ये प्रेम शंकर जो है सुबह सुबह उठते हैं, उनको देखते हैं कि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और खुजली हो रहा है, ठीक है। और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे और पता चला कि आपका मुंह ही सारा फूल गया है। हाँ, ऐना में देखते तो खूब 10 घंटे अपना मेकअप कर रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स सब, आज उठे तो मुंह तो फूल गया है। कहते हैं ना कि एक थप्पड़ मारेंगे तो मुंह मालपुआ कर देंगे, आप सुबह उठे अपने आप मालपुआ बना हुआ है, ये क्या हुआ? अब कितना आश्चर्य, सुन के ही आपको लग रहा है कि बाप रे ये क्या हो गया। अब प्रेम शंकर जी के साथ वैसा हो ही गया। तो सुबह जब उठे थे तो उनका शरीर में खुजली हो रहा था और पूरा देह जो है दर्द कर रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। तब वो कहाँ गए? क्लिनिक गए, डॉक्टर के पास गए। आमतौर पर गांव घर में यह होता है कि कुछ ऐसा हो गया, दर्द हो गया, पैर में घाव हो गया, काला धागा पैर में लपेट देंगे। इसमें घाव हो गया तो उंगली में यहाँ काला धागा लपेट देंगे, चले जाएंगे मंदिर में। मंदिर में भगवान थोड़ी डॉक्टर दवा लेके कर रहे हैं, या फिर मस्जिद में थोड़ी वो मौलवी साहब वो डॉक्टर का पढ़ाई करके बैठे हैं, वो तो बस दुआ पढ़ देंगे या फतिया पढ़ देंगे, उससे तो छूटने वाला नहीं है। अब फतिया बोलते हैं उसको, और लेकिन उससे होने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद मौलवी साहब बीमार होंगे तो फिर डॉक्टर के पास भागेंगे, ठीक है ना। मंदिर में जो पुजारी हैं वो भी बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास ही भागेंगे। तो जब सब लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाएं? भारत में एक आम बात कही जाती है कि भारत में अगर लैंड कटता है तो लोग क्या करते हैं, बगल वाले पड़ोसी के अंगना में झांकते हैं कि देखो तो बगल में लाइन आ रहा है, हाँ लाइन आ रहा है, अल्लाह हाँ अब मेरा लाइन खराब है लगता है, उसमें आ रहा है वर्षा में। हाँ, और बाहरी देश में क्या होता है, अमेरिका से में लाइन कटेगा तो बिजली बोर्ड को ऑफिस में फ़ोन लगाएगा कि भाई क्यों लाइन कटा है। ये अंतर है हमारे भारतीय और अलग में। हमें जिसका जो संबंधित हो, जिसका स्पेशलिस्ट हो, वहाँ पे फ़ोन करना चाहिए। डॉक्टर अगर हमको बीमार पड़े तो डॉक्टर को ढूंढेंगे, ना कि मंदिर के पुजारी को और मौलवी को ढूंढेंगे जो झाड़ू लेके फतिया ऐसे सर पे डालते रहेगा, उससे कुछ लाभ नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारा इलाज करेगा। और दूसरा क्या होता है कारण कि हम लोग केमिस्ट की तरफ दौड़ पाते हैं।
हम यह समझ नहीं पाते हैं कि डॉक्टर और केमिस्ट में अंतर होता है। केमिस्ट बोलते हैं जो दवाई बेचता है, बड़ा सा दुकान खोल लिया, बहुत सारा दवाई भरा हुआ है, और वो दवाई बेचते भी तो उसको एक अंदाजा हो जाता है कि ये दवाई इस चीज़ में रहेगा, ये दवाई इसमें कारगर है। कुछ दिन बाद जो है, साल 2 साल बेचने के बाद तो खुद अपने आप को डॉक्टर घोषित कर लेता है। अब गांव घर में किसी को सर्दी हुआ, दौड़े दवाई दुकान पे, और उससे मिल लिए, सर्दी हो रहा है, देखिए ना परेशान है, ठीक है ये टैबलेट लीजिए, ये टैबलेट लीजिए, खाइए तुरंत ठीक हो जाएगा, सुबह शाम 3 टैबलेट खाना है। आप धरपड़ में गए, ले लिए, खा लिए, आप फिर तो ठीक तो हो गया। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सर वो भी तो झूठ मूठ का डॉक्टर जाते, 500 रुपया फीस देते, भर दिन जांच कराते, कितना अच्छा तो है, जगबंद चौक पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, तुरंत में दवाई मिल गया, 10-20 रुपया दवाई का खाली दाम लगा, इतना तो बचत हुआ, जाने आने का हैरानी बचा, और पूरा हमारा शरीर भी स्वस्थ हो गया। हो भी जाता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन फिर डॉक्टर का जरूरत क्या है? डॉक्टर का जरूरत है सही आपका डोज कितना चाहिए, कितना दवाई चलना चाहिए, और वो आपकी उम्र पे, आप डोज मतलब खुराक, डोज मतलब पिटाई नहीं, डोज का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। डोज का मतलब हुआ खुराक, लिख लीजिए, हाँ, डोज का मतलब हुआ खुराक। हाँ, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो डोज जो है कितना चलना चाहिए उम्र पे, वो डॉक्टर को पता है, उसका वो पढ़ाई किया, वही असली चीज है। अब सर दर्द का दवा है तो एक छोटा सा बच्चा, उसको भी एक गोली निकलवा देंगे, अब 30-35 साल का है उसको भी निकलवा देंगे, और कब्र में पैर लटकाया हुआ बुढ़ा है उसको भी एगो टैबलेट गिला देंगे। तो तीनों स्थिति क्या वो समान है क्या? नहीं, एक दवाई जो है सब पे अलग अलग असर करेगा। इसलिए हमें कभी भी जो है केमिस्ट से दवा नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेकर के ही लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या किए, क्लिनिक गए, डॉक्टर ने उनका जांच किया और उनको कहा कि आप जो है कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। किसको बोले? कौन बीमार हुआ था? प्रेम शंकर। कौन बीमार हुआ था? प्रेम शंकर। इट जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ एलर्जी, और ये जो था एक एलर्जी का एक बस एक झलक मात्र था। ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा। प्रेम वांटेड टू नो व्हाट एलर्जी इज। प्रेम जो है, प्रेम शंकर जो थे, प्रेम जो थे, उनको यह जानने की इच्छा हुई कि कैसे जो है एलर्जी हुआ, ये एलर्जी होता क्या है, उसके बारे में उस डॉक्टर से उन्होंने बात करना शुरू किया। अब डॉक्टर साहब बताते एलर्जी के बारे में। एलर्जी, सीधा बैठिए पीछे, सोइए मत डेस्क पे। एलर्जी यू कैन से इज ए माल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम causing a violent reaction against normally harmless substances in our natural environment। अब एलर्जी के बारे में डॉक्टर साहब बताते हैं कि एलर्जी है क्या। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम है इसका मीनिंग लिख लीजिए, IMM, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध क्षमता, इसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता जो है, साइंस में आप पढ़े होंगे कि ब्लड जो होता है, ब्लड रक्त रुधिर खून जिसको हम भाषा में बोलते हैं, ब्लड का 3 पार्ट्स होता है। एक होता है WBC, दूसरा होता है RBC, प्लेटलेट्स, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसी में जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कण जो होता है, वही आपका इम्यून सिस्टम बनाता है। अभी कोरोना के समय में देखेंगे कि सबका इम्यून सिस्टम खराब है, इम्यून सिस्टम खराब है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करना जरूरी है। तो एलर्जी क्या होता है? जब आपका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता है तो एलर्जी हो जाता है। इम्यून सिस्टम वैसा ही हो गया जिस तरह से किसी बड़े से बिल्डिंग में एक चौकीदार या हवलदार रहता है, रक्षा करता है देश के बाउंड्री पे, जिस तरह से सैनिक हमारा देश की रक्षा करते हैं, दुश्मन को आने नहीं देते हैं देश में, उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो सैनिक हैं लगे हुए 24 घंटा ड्यूटी पर, उसको बोलते हैं क्या चीज? इम्यून सिस्टम। बाहर से मान लीजिए कोई खांसी कर दिया, उसका खांसी का वायरस जो कीटाणु है आप पे हमला किया, नाक से अंदर चला जाएगा, सांस लेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। तो हमारा एक्टिव रहता है इम्यून सिस्टम, सैनिक सब तैयार रहता है। जैसे ही वो वायरस आया, अटैक किया, लड़ाई शुरू हो जाता है। आपको पता नहीं चल रहा शरीर में लड़ाई हो रहा है, ये व्हाइट ब्लड कार्पल्स से लड़ाई शुरू होता है और उसको पूरा हरा देता है तो आपको सर्दी नहीं होता। अब खुद हार गए तो आपको सर्दी हो गया। इसी तरह से कोरोना वाला में भी था, इसलिए नाक पे हम लोग वो पहन लेते थे मास्क, ताकि जो है वायरस बाहर ही टकरा के चला जाए, ठीक है।
तो ये इम्यून सिस्टम एलर्जी के बारे में जब ये जानना शुरू किए थे कौन, प्रेमशंकर, तो उनको बताया गया कि जब हमारे इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता है तो क्या होता है, हमको एलर्जी हो जाता है। द रिएक्शन, और ये शरीर में वो वायरस से रिएक्शन शुरू हो जाता है और इससे क्या होता है, वैरायटी ऑफ सिम्टम जो है, तरह तरह का बीमारी का पहचान जो है हमें नजर आता है। सिम्टम का मतलब लिख लीजिए SYPTOM, सिम्टम जाता है एलर्जी, एलर्जी का सिम्टम, हर एक बीमारी का जो है सिम्टम होता है, पहचान होता है, लक्षण होता है, उसी से हम बीमारी का पता लगाते हैं, डॉक्टर साहब उसी से पता लगाते हैं। सर्दी है तो सर्दी का सिम्टम क्या हो जाएगा, नाक में पानी जैसा बहना, सर भारी लगना, आवाज़ भारी हो जाना, नहीं। इसी तरह से घाव हो गया तो घाव का सिम्टम क्या है, खून बहना या उस पर जो है सो गंदगी जैसा नजर आना, ये उसका सिम्टम हो गया। हर एक बीमारी का कुछ ना कुछ सिम्टम है, सिम्टम को देखकर ही पहचान करते हैं, और जब तक सिम्टम नहीं मिलता है तब तक हम अनजान रहते हैं कि बीमारी हमको हुआ है। कोरोना का सिम्टम क्या था, गला उला सब बंद जाना, गला पूरा बंद जाता था, स्वाद ही नहीं लगता था। कोरोना जिसको हो जाता था उसको स्वाद होता ही नहीं था, स्वाद लगता ही नहीं था, पूरा मिर्च, हरा मिर्च खा जाने पर भी उसको कड़वा का एहसास नहीं होता था, ये उसका लक्षण हुआ। ठीक है, पूरा कुछ स्वाद ही नहीं लग रहा था जैसे कि प्लेन जैसा पानी पी रहे हैं, तो वे पानी का भी स्वाद नहीं, तो उसका लक्षण हुआ। इसी तरह हर एक बीमारी का सिम्टम होता है। तो एलर्जी के बारे में कहा गया कि इम्यून सिस्टम को जब सही से काम नहीं करता है तब हमें क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है। और एलर्जी में क्या से सिम्टम है, फीवर हो गया, एक्जिमा हो गया, अस्थमा हो गया, ये सब कुछ कंडीशन है जो एलर्जी का पहचान है। एलर्जी से आपको बुखार हो सकता है, ठीक है, और एलर्जी से आपको एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा जो है नाखून समय देखिएगा एक बीमारी होता है, नाखून वगैरह पूरा गलना शुरू हो जाता है, नाखून जब कट कट के पूरा स्किन दिखाई दे, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है एक्जिमा का, बड़ा रूप ले लेगा तो फिर वो कैंसर का भी रूप ले लेता है एक्जिमा में। अस्थमा, अस्थमा बोलते हैं सांस से संबंधित बीमारी को, जिसमें आदमी को दमा जिसको बोलते हैं, दमा रोग हो जाता है, और उसका बहुत जो हाई मतलब बीमारी जब बहुत ऊपर पहुंच जाता है उसमें एक सूंघने वाला एक देता है, मुंह में ऐसे पकड़ के फिर सूंघा जाता है, फिर उसको चैन मिलता है अस्थमा में, ये उसका इंडिकेशन हुआ। इसी तरह से अलग अलग जो है इसमें आपका बताया जाता है। और अब कहता है एलर्जी दो तरह का होता है, एलर्जी एक होता है जेनेटिक, एक होता है इन्वायरमेंट रिस्क। एलर्जी मतलब दो तरह से आपको हो सकता है, एक हो गया जेनेटिक, जेनेटिक मतलब होता है पैतृक रूप से, वंशानुगत रूप से, जैसे कि माता पिता में किसी को बीमारी था आपको भी वो बीमारी हो जाएगा, उसको जेनेटिक बोलते हैं। और दूसरा हो गया पहले से किसी को बीमारी नहीं था लेकिन इस वातावरण में रहे गंदगी वाले में तो आपको भी बीमारी हो गया। मान लीजिए कहीं कूड़ा कचरा फेंका हुआ, वहीं पे आपका घर है, वहां से रोज आप गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसके गंध से आपको न कोई बीमारी जरूर हो जाएगा, इसको इन्वायरमेंट वाला बोलते हैं। तो बीमारी दो तरह से होता है। टू डेवलप एलर्जिक सिम्टम वन मस्ट फर्स्ट बी एक्सपोज टू द स्पेसिफिक एलर्जेन फॉर सम टाइम टू बिल्ड अप द एलर्जिक sensitivity and the ones more to trigger the allergic reaction. Environmental factors such as smoking, pollution will also add to the risk. अब इन्वायरमेंट में जैसे स्मोकिंग हो गया, धुआं हो गया, उससे भी आपको जो है एलर्जी हो सकता है। पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषण हो गया वातावरण में, उससे भी आपको एलर्जी हो सकता है और इससे रिस्क आपका एलर्जी का हो सकता है। अब देखिए सिगरेट जो है, स्मोकिंग जो है, इसको सिगरेट को स्मोकिंग कहते हैं, पीना, धुआं वगैरह जो उसमें सब आ जाता है, सिगरेट बीड़ी वगैरह या जो भी गांजा वगैरह पीते हैं सब, तो उसको स्मोकिंग वर्ड दिया गया है अंग्रेजी में, ठीक है। स्मोकिंग जो है कोई तो नहीं करते हैं, क्लास में नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं आप करते हैं, फिर बोलिए सर ये कैसे करें कि हम करते हैं, सब लोग किए होंगे, कैसे हम बताते हैं। अब देखिए स्मोकिंग जो दो तरह से स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग का दो प्रकार होता है, ठीक है। स्मोकिंग मतलब इसका दो प्रकार होता है, साइंस में आप पढ़ेंगे भी, बायोलॉजी में। एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, एक होता है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग किसको कहते हैं, जो डायरेक्ट जो है सिगरेट, बीड़ी, गांजा या सिगार जो भी वाटेवर, हुक्का वगैरह सब डायरेक्ट पीता है, उसको एक्टिव स्मोकर बोलते हैं। पुराने समय में जो बूढ़ी दादी सब होती थी, महिला सब, वो भी गुरगुराती रहती थी हुक्का लेकर के, है ना, पुराने समय में आदत था, अब शायद खत्म हो गया हो। तो
डायरेक्ट जब सिगरेट पीते हैं तो उसको एक्टिव स्मोकिंग बोलते हैं। लिखिए नहीं, समझिए, बाद में लिख लीजिएगा। पेसिव स्मोकिंग हुआ कि हम अक्सर देखते हैं कि जो सिगरेट पीते रहता है उसके अगल बगल में हम भी बैठे रहते हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, पिताजी हैं, फुआ हैं, तो कोई ना कोई है ही, बड़े कोई पी रहे हैं और आप खुद सिगरेट ला के दे रहे हैं उनको, खुद सलाई दे रहे हैं, खुद वो धुआं का छल्ला छोड़ रहे हैं, आप काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं, वाह हम भी बड़े होंगे तो इसको पिया जाएगा। हाँ, पिया जाएगा नहीं, आप पीना शुरू कर दिए। कैसे पीना शुरू कर दिए? वो जो धुआं छोड़ा, आप उसके बगल में खड़े थे, सांस लिए, सांस में वो धुआं आपके शरीर में चला गया, वो मुंह से पी रहा था, आप नाक से पी रहे हैं, उसको बोलते हैं पेसिव स्मोकर। उसको जो बीमारी होगा वैसा ही बीमारी आपको भी होने की आशंका है। डायरेक्ट जो पी रहा है उसको ज्यादा खतरा है, और जो उसके बगल में बच्चा है, छोटा बच्चा है या कुछ भी, तो उसको पेसिव स्मोकर थे। इसलिए हम बोल रहे थे कि सब लोग सिगरेट पिए होंगे। सिगरेट पीने का मतलब मुंह से नहीं, नाक से जरूर पिए होंगे, क्योंकि आप उस समय थे। तो इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक प्लेस पे, सरकार का जो नियम है उसमें कहा जाता है कि पब्लिक प्लेस पे आप सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते हैं। उसका यही मतलब है कि आप जब धुआं पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, अगल बगल के लोग को भी बीमारी होने का आशंका रहता है। लेकिन कई मूर्ख सब होते हैं, वो इस बात का दावा ठोकने लगते हैं और छाती ठोकने लगते हैं, हम, मेरा पैसा है, हम खरीदे हैं, हम अपना पी रहे हैं, तुमको क्या है? तुमको है, क्योंकि तुम जब धुआं छोड़ोगे पूरा वातावरण फैलेगा, सबको बीमार करोगे। इसलिए हमें इससे सावधान होना चाहिए। दो चीज़ से, पहला, जहाँ पे धुआं कर रहा है या सिगरेट पी रहा है तो वहाँ से दूर चले जाइए, चाहे चाचा, मामा, फूफा कुछ हो। अब उनको एक बार बोलिए आप कि आपको पीना है तो बाहर जाके पीजिए, ठीक है? मैंने तो कई बार बोला है, या तो खुद चले जाते हैं तो बोलते आप बाहर जाके पीजिए। बाहर जाके पीता है, समझदार रहता है तो पीता है, ऐसा नहीं है। सब बिहार की तरह बेवकूफ़ नहीं रहते हैं, सब समझदार होते हैं। अब बिहारी सबको बोलिएगा तो सामने में और दो चार को धुआं फेंक देगा। इस चीज़ को समझना जरूरी है। अब क्या है, देयर आर जेनेटिक एंड एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर। अब देखिए, इनिशियली ध्यान दीजिए, इनिशियली एलर्जी ऑफ एन अपीयर्स एज सेस्मिनरी बीइंग कंडीशन। अब एलर्जी का जो है कौन कौन कंडीशन होता है? पॉलन सेशन होता है। इनफैक्ट मैनी पीपल ग्रेजुअली बिल्ड अप एन एलर्जिक कंडीशन ओवर मैनी ईयर्स बिफोर एक्सपीरियंसिंग एनी सिम्टम वाट एवर। अब एलर्जी जो है अचानक से नहीं हो जाता। एलर्जी होने से पहले जो है ऐसा हमारे आसपास में इन्वायरमेंटल रिस्क रहता है, इन्वायरमेंट में कोई ऐसा पॉल्यूशन होता है जिसमें हम बार बार जाते हैं और बार बार जाने के कारण हमको एलर्जी हो जाता है। फॉर सम अनफॉर्चुनेट पीपल ए सर्टेन फूड और ड्रग, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ खाना या ड्रग, दवाई वगैरह के या इंसेक्ट बाइट वगैरह है, उससे भी उनको अचानक से हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जीवन का सुरक्षा पे खतरा हो जाता है। और इस लिहाज से जो हमें इसको समझना चाहिए, किस किस तरह से एलर्जी होने का बात कौन कर रहे हैं, बात कौन कर रहे हैं? ये खड़ा होइए, पीछे वाला सौरभ से आगे खड़ा होइए, आप ही को बोल रहे, खड़ा होइए। अनफॉर्चुनेट पीपल जो है फूड या ड्रग खाते हैं, इससे या इंसेक्ट बाइट वगैरह से उससे भी एलर्जी होने का चांस रहता है। इसके अलावा अस्थमा हो गया या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सांस से संबंधित बीमारी हो सकता है। और इसी तरह से जो है हवाओं में जो फैली हुई गंदगी है उससे भी आपको बीमारी हो सकता है। अब इसको एलर्जी मार्च कहा जाता है, जो हवाओं में हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी हैज इवॉल्व फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ इन 1960 ऑफ ए प्रीवियसली अननोन एंटीबॉडी। तो एलर्जी का सबसे पहला जो डिस्कवरी हुआ था वो 1967 में सबसे पहली बार पता लगा एलर्जी के बारे में, और अननोन एंटीबॉडी के बारे में, जो हमारे शरीर में काम कर रहा था उसके बारे में ही पहली बार पता चला। इम्यूनोग्लोबिन ई और IgE, इसको नाम दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा उपसाला और बेल्टीमोर में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ IgE एंटीबॉडी इज दैट दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जेंट्स। IgE को जो है पता लगाया गया, जो आपको 100 से ज़्यादा बीमारी के लिए जो है एलर्जी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लगातार इसमें रिसर्च होता रहा और आज के समय विज्ञान का जो शोध पहुंच चुका है उससे इसको पहचाने में मदद मिला, और एलर्जी को पहचान करके उसका इलाज करने में डॉक्टर कामयाब हुए। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरेक्शन बिटवीन IgE एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जैसे कि IgE हो गया और इन्फ्लेमेटरी सेल्स की जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इससे भी आपका बीमारी होने का चांसेस रहता है। अब देखिए, अस्थमा मेडिसिन हो गया, जो
उसको देखना रोगी को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एंटी हिस्टामिन्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैनी प्रोवाइड्स टेम्पोररी रिलीफ बाय मेकिंग द सिम्टम। कई बार क्या होता है, एलर्जी आपको हो गया है तो डॉक्टर कुछ ऐसा दवाई देते हैं जिससे आपको तुरंत का तुरंत रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसको जड़ से बीमारी को मिटाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सब जो हैं, जो इफेक्टिव क्लिनिकल यूज जो है, इसका यूज क्लिनिक खोले हुए हैं, जिससे बहुत सारा दवाई इसमें यूज के लिए आता है। अब देखिए ट्रीटमेंट एलर्जी का क्या है। तो एलर्जी हो गया, एलर्जी में हमने क्या समझा, एलर्जी किसको कहते हैं, एलर्जी कहते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता है। एलर्जी दो तरह से हो सकता है, पहला वंशानुगत और दूसरा जो है सो इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रदूषण से। वंशानुगत में कोई ऐसा बीमारी है जो माता पिता को तो आपको भी हो गया, तो उसको बोलते हैं वंशानुगत बीमारी। जैसे उदाहरण के तौर पे डायबिटीज एक बीमारी हो गई, तो डायबिटीज अगर माता पिता को है तो आपको भी हो ही जाएगा, ठीक है, एक डायबिटीज एक बीमारी होता है, तो माता पिता में किसी को तो आपको भी हो जाएगा, अक्सर इसको देखा गया। इसी तरह से बहुत सारा बीमारी है जो माता पिता से हम अपने जीन में ट्रांसफर होता है, तो बीमारी भी साथ ले आते हैं। अब एलर्जी को कैसे ट्रीटमेंट करें, कैसे उसका बचाव करें। एलर्जी डिजीज के लिए जो है, एलर्जिक में सबसे पहला क्या करना चाहिए, वियर ए पोलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस स्लीपिंग। अब मान लीजिए किसी को हवा सबसे एलर्जी है तो क्या करना चाहिए, मास्क पहन लेना चाहिए, पोलन मास्क पहनना चाहिए जब वो घास पे टहलने जा रहा हो या घर की सफाई कर रहा हो। तो मास्क वगैरह रहता नहीं है तो जो है गमछा लपेट लीजिए बिहारी की तरह, दुपट्टा लगा लीजिए सुल्ताना डाकू की तरह, हो गया, क्योंकि मास्क पहन नहीं सकते हैं, उसमें शर्म आता है, लेकिन मास्क पहनना चाहिए। दूसरा क्या करेंगे, स्टे इंडोर इन द मॉर्निंग व्हेन द पोलन काउंट इज एट हाईएस्ट एंड ऑन विंड्स डे। मान लीजिए हवा बह रहा है उस दिन, उस समय क्या करेंगे, इंडोर में जो मॉर्निंग में जो है पोलन जो है, मान लीजिए बाहर खूब हवा हुआ बह रहा है या कीड़ा मकोड़ा सब फैल रहा है, उस समय क्या करेंगे, सुबह के समय में हम घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। थर्ड क्या करेंगे, रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स फॉर पीपल विद फूड एलर्जी। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको जिस खाने से, जिस फूड से आपको एलर्जी है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको समझ कर उसे अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बोल दिए हैं कि फल मत खाओ, पूरा शरीर में खुजली है, बैगन मना किए हैं और आपको बैगन के लिए सो जीभ से पानी टप टप निकल रहा है कि बैगन का हम भरता खाएंगे, बैगन का सब्जी खाएंगे, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बैगन का या क्या कहते हैं तरुआ खाएंगे, बचका खाएंगे और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं होगा। एक महानुभाव थे हमारे मित्र मंडली में, वो मित्र मंडली में ऐसे महानुभाव थे जो उनका इलाज चल रहा था बुखार का, 6-7 दिन से बुखार उनको था, फिर होम्योपैथ दवा में गए, होम्योपैथ डॉक्टर उनको दवा देता था, अब वो ठीक नहीं हो रहा था, फिर गए, फिर दवा का पावर बढ़ाया गया, फिर नहीं ठीक हो रहा है। फिर पता चला कि डॉक्टर साहब जब उनसे बात कर रहे थे तो पता चला कि हर एक पूरा दिन भर में 4 बार वो होम्योपैथ दवा खाते थे और रात को जो है फिर दही खा लेते थे। दही उनको बहुत प्रिय था, दही चीनी खूब एकदम ले करके खा ली, और उनकी वाइफ या उनके बच्चे जब मना करते थे तो कहते थे अरे दवा खा रहे हैं ना, तब क्या है, तब खाने में कोई दिक्कत नहीं है, दवा खा रहे हैं ना, मतलब दवा भी खा रहे हैं और उसका रोग भी ले रहे हैं, तो कभी भी उनका बुखार नहीं छूटेगा। जो परहेज करने के लिए कहा गया है, जब तक बीमारी है तब तक आपको परहेज करना पड़ेगा, नहीं परहेज करेंगे तो फिर से बीमारी हो जाएगा। अमृत और विष मिलाइएगा तो अमृत का असर खत्म, विष का असर शुरू, ये हमें करना पड़ेगा। तो जो आपको फूड से एलर्जी हो, उस फूड एलर्जी से बचना चाहिए। कीप विंडो एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सेशन। अब जब किवाड़ खिड़की को उसमें बंद कर लेंगे, जब ज़्यादा धूल गर्दा सब आएगा या ज़्यादा पोल्यूशन वाला है, हवा चल रहा है, तो उसमें खिड़की के बाद बंद कर लेंगे। चौथा काम क्या करेंगे, रीड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्स ऑफ मीडियो। और इंडोर प्लांट सब जो है इस सबको जरा गौर करेंगे, देखभाल करेंगे। डोंट अलाउ डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस। जो भी आपका कीटाणु या वायरस उत्पन्न करने वाले जो जीव जंतु है उसको घर में इंटर नहीं करने देंगे। कई लोग को फैशन बन गया है कि कोई विदेशी कुत्ता पकड़ लेंगे, झबरा वाला जो बाल सब रहता है वो, और उसको खूब प्यार करेंगे, पुचकारेंगे, बेड पे चढ़ रहा है। एक जगह बिल्ली को प्यार करने लगेंगे, बिल्ली शरीर पे चढ़ा लेंगे, और सब जो है वायरस का घर रहता है, सब आपको वायरस ट्रांसफर हो रहा है। बच्चे भी छू रहे हैं, आप खूब खुश हो रहे हैं कि हम जानवर को बहुत प्यार करते हैं, प्यार तो कर रहे हैं लेकिन साथ में वायरस भी आपसे प्यार करने लगा है, वायरस घुस करके आपको एलर्जी कर सकता है। तो बिल्ली पालना, कुत्ता पालना, ये सबको अवॉइड करिए। अगर पाल भी रहे तो बाहर उसका पिंजरा बना दीजिए, रस्सी से बाहर बांधिए,
ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। जितने भी हैं सब में आपका ये बीमारी होता है, इसलिए उसको अलाउ मत करिए घर के अंदर। चेंज फीदर पिलो, एक तकिया होता है पंख से बना हुआ, उसको है सो हटाएंगे, बार बार खोली उसको चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि तकिया का खोली मम्मी लगा दी थी 3 महीना पहले, 4 महीना से वैसे ही है, सोते सोते जो बाल में तेल लगा था एकदम काला काला हो गया, चिन्ह बन गया है, चेंज कर फिर उसको उलट दिए, उधर भी काला हो गया, तब भी नहीं बदला जा रहा है। बेडशीट पूरा काला कलूटा हो गया है पूरा एकदम, और तभी बदले नहीं जा रहे हैं, तब बीमारी का घर निमंत्रण आप दे रहे हैं। आ बैल मुझे मार। अब देखिए उसको क्या करेंगे, तकिया को बदल देंगे, उलन ब्लैंकेट है, कंबल का खोली है उसको बदलेंगे, और कॉटन वाला कॉटन का इस्तेमाल करेंगे सिंथेटिक फाइबर मटेरियल के जगह पे। इंक्लोज मैटर बॉक्स स्प्रिंग एंड पिलो इन प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ, और क्या करेंगे सबको कवर करके रखेंगे। वॉश सीट मैटर्स पैड एंड ब्लैंकेट वीकली इन हॉट वाटर एट लीस्ट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्या करेंगे, पैर पोछने वाला जो अंदर आते हैं उसको गर्म पानी से धोएंगे, ठीक है, पैड को धोएंगे, रजाई को धोएंगे हफ्ते में 1 बार गर्म पानी से कम 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तभी जाकर उसका कीटाणु या गंदगी मरेगा। और क्या काम करेंगे, रिमूव कारपेट्स एंड अप होल्स्टेड फर्नीचर ड्रास्टिक मैटर। कारपेट बोलते हैं कालीन को, जमीन पे बिछाया जाता है, तो उस कालीन को जो है क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, धूप में रख देंगे, गर्मी से वो उसका कीटाणु मर जाएगा, फिर उसको झाड़ करके अंदर लेते आएंगे। फर्नीचर वगैरह है, कुर्सी है, टेबल है, या जो भी है, बैठ जाइए, कुर्सी टेबल जो भी है उसको भी आपको रोशनी में रखना पड़ेगा, सूरज के रोशनी में, और इससे क्या होगा, कीटाणु आपका खत्म होगा। पुराने समय में क्या होता था कि लोग खटिया पे सोते थे, अभी भी शायद सोते होंगे गांव सब में, खाट होगा, देखे होंगे खटिया आप लोग। खटिया में नारियल के रस्सी से उसको बनाया जाता है चारों बगल, या जो भी रस्सी हुआ, या फिर अब तो प्लास्टिक भी यूज कर ले गए, तो नारियल वाला रस्सी से या जो भी बनाया, उसमें क्या होता था कि उसमें खटमल उत्पन्न हो जाता था। अब जब सोए तो फिर उसको काटना शुरू। एक बार क्या, हम ननिहाल गए थे, जिंदगी में कभी भी खाट पे नहीं सोए थे। उस दिन ऐसे बहुत ज़्यादा शादी का समय था, तो हमको खाट ही मिल गया। पहले तो हम काफ़ी खुश हुए कि ये लचीला होगा, सोने में बहुत मज़ेदार होगा, रात पर खूब अच्छा से सोएंगे। वाह, जिंदगी में एक इसका भी एहसास करना जरूरी है। खुश हो रहे थे, ठीक है, सोए तो अच्छा भी लगा, अच्छा सा सुजनी था, और तकिया के दे दिए गया, छत पे चले गए, पूरा मेहमान सब भरा हुआ, बाराती राती सब, ऊपर में ही सारे जेंट्स सब का था, नीचे में लेडीज सब थी ननिहाल। फिर सोने लगे, हवा बह रहा है, अब रात में अब कह रहे हैं यहाँ कुछ काट रहा है, अब उसको बोल रहे मच्छर तो मार, मच्छर इतना तो हाथ का निशाना है ही, क्रिकेट खेलते तो मच्छर मार ही देंगे, खूब करते थे लेकिन मच्छर मरता ही नहीं था। ये कौन काट रहा है, हम भर रात इसी कंफ्यूजन में रह गए कि कौन काट रहा है, इतना हाथ चलाए हैं, एक तो मच्छर नहीं मरा है, नज़र भी नहीं आ रहा है। सुबह में जब उठे तो माँ को दिखाए, पीठ पूरा लाल लाल चकत्ता, पूरा एकदम डिजाइन बना हुआ था लाल लाल पूरा। फिर पता चला कि ये किसका किरदानी है, तो पता चला ये जो है खटमल बाबू जो हैं, वही पूरे रात भर हमसे बात कर रहे, कोशिश कर रहे थे। तो खटमल जो है काट के पूरा लाल कर दिया था। तब पहली बार हम समझे कि खटमल है सो इसमें घुसा रहता है, और खटमल काटता है तो पूरा लाल कर देता है। फिर जो इसको पकड़ करके खटिया को जो है सो पानी में उसको डाल दिया, पोखरी में डाल करके, फिर खटमल का सांस में इतना पानी में चला गया उसके नाक से अंदर, तो मर उड़ गया सब। या दूसरा प्रोसेस होता है, उसको धूप में रख दीजिएगा, खटमल सूरज की गर्मी से भी वो मर जाता है। तो हफ्ते में जो है उसको 7 दिन 10 दिन 15 दिन पे खटिया अगर है तो उसको धूप में या पानी में उसको डुबो के रखना चाहिए, ताकि खटमल क्या करेगा, एकदम घुसा रहेगा रस्सी के बीच में या लकड़ी का बीच में जो कांटी है उसके बीच में घुसा रहेगा, एकदम खजाना बना है उसका, समझिए कि उसका एक पूरा फैमिली बसा रहता है खटमल का। खटमल के मम्मी पापा भाई बहन दादा परदादा पोता पितामह सब उसमें रहते हैं, तो इसको मारने के लिए काम करना पड़ेगा। यूज एक्रासाइड जो केमिकल भी आप डाल सकते हैं एलर्जी के लिए, ताकि आपका बचे से। अब कुछ मेजर प्रोसेस है जिससे अफोर्ड कर सकते। यूज द एयर कंडीशन द हाउस एंड कार। एलर्जी से बचने का सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको पॉसिबल हो तो घर में एसी लगा लीजिए, कार में एसी लगा लीजिए। दूसरा, यूज एयर फिल्टर। एयर फिल्टर आता है जो गंदे हवा को बाहर फेंकता है, स्वच्छ हवा को घर में भेजता है। जितना भी मुंबई वगैरह है, बड़े बड़े शहरों में
इनके पास पैसा है तो हवा को छानने वाला, शुद्ध हवा करने वाला, जैसे कि वाटर प्यूरिफायर जो है शुद्ध पानी भेजता है एक्वाफायर का, उसी तरह से एयर प्यूरिफायर जो है हवा शुद्ध करके अंदर भेजता है, उसको फिर सांस लेते रहते हैं। यूज ए, इसी तरह से अलग अलग इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। होमवर्क में इसका जो